हैं कि सर शायरी बड़ा बोलते हैं, तो उस शायरी से ही मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि अब हसरत नहीं है हमें भी उन युवाओं को पढ़ाने की। क्या बात, क्या बात। अब हसरत नहीं है हमें भी उन युवाओं को पढ़ाने की जिन्होंने नौकरी पाने की जिद जमा रखी है। जिन्होंने नौकरी पाने की जिद जमा, बिल्कुल हाँ। अगर आप रोड पे आकर के सरकार का विरोध करेंगे तो एक तो आपका कोरोना काल में उल्लंघन माना जाएगा। बाय द वे, अगर आपका खुला भी होता है पूरा सिस्टम, तब भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो बड़ी डंडे से पीटा जाता है। बड़ा नाइंसाफी आज के डेट में योद्धा हैं, और ये योद्धा इतने ज़्यादा जुनूनी हैं, इतने ज़्यादा जुनूनी है कि कई वर्षों तक, 7-7 वर्षों तक वो घर से दूर वनवास काटते हैं, और इनका वनवास शायद राजा रामचंद्र से भी क्वालिफाई तो होंगे। अरे भाई, आप नौकरी नहीं दे रहे हो, आप उस बच्चों का मनोबल तो तोड़ दिए जिसने CBT 1 में 74 लाने के बाद भी CBT 2 के लिए तैयार नहीं हो पाया। आपका आज के समय में कंपटीशन की तैयारी करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन आज के इस समय को यदि देखा जाए तो कंपटीशन की तैयारी करना तो एक काम है ही बच्चों का, उसके साथ साथ अपना एग्ज़ाम कराना लड़ झगड़ के सरकार से, उसके बाद एग्ज़ाम का डेट मिल गया तो रिजल्ट आए, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हुआ उसके लिए भी लड़िए। यानी कि कुल मिला जुला करके बच्चों का जो काम है वो बहुत बढ़ गया है। आप तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, उसके बाद जम के प्रोटेस्ट कीजिए, डिजिटल प्रोटेस्ट हो सके ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन प्रोटेस्ट कीजिए, उसके बाद जाके सरकार के कान में आवाज़ पहुंचेगी कि हाँ, हमने फॉर्म भरवा दिया है 2019 में, तो एग्ज़ाम भी ले लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ दुबे। काशी गौरव कोचिंग संस्थान में हम इस वक्त मौजूद हैं। इसका ब्रांच सासाराम में भी चलता है और बनारस में भी चलता है, और हमारे साथ इसके संचालक आकाश सर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। थैंक यू। पहले तो आपको बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि आपने युवाओं के लिए बात उठाई है, और इसके लिए धन्यवाद कि पहले तो युवाओं के लिए कोई आगे आ नहीं रहा है जी, और अगर कोई आगे आ रहा है तो हमें उसके लिए समर्थन देना बहुत ज़रूरी है। तो सर, ऐसे में मेरा पहला सवाल है, जैसे कि हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि जो बच्चे हैं उनका भार बढ़ गया है उनके सर पे। एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो आप लोग करवा रहे हैं, तो जान रहे हैं कितना कठिन है तैयारी कर पाना, compete करना। उसके साथ साथ अपना परीक्षा भी लोगों को ऑर्गेनाइज करवाना पड़ रहा है सिस्टम से लड़ झगड़ करके। तो ये कहाँ तक उचित है? देखिए, एक शब्दों में एक शायरी से, जैसे मेरे बच्चे जानते हैं कि सर शायरी बड़ा बोलते हैं, तो उस शायरी से ही मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि अब हसरत नहीं है हमें भी उन युवाओं को पढ़ाने की। क्या बात, क्या बात। अब हसरत नहीं है हमें भी उन युवाओं को पढ़ाने की जिन्होंने नौकरी पाने की जिद जमा रखी है। अच्छा, जिन्होंने नौकरी पाने की जिद जमा रखी है। अब पता नहीं कैसे पाएंगे वो नौकरी, क्योंकि उन्हें सरकार ने बेरोजगार बनाने की जिद बना रखी है। क्योंकि उन्हें सरकार ने बेरोजगार बनाने की जिद बना रखी है। पहले तो देखिए, आज के डेट में हुआ क्या है, एक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में एक लंबे टाइम तक सरकार से अपना प्रोटेस्ट करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी हाल में आए हुए, अभी नया बात करूंगा, थोड़ा सा एकदम रिन्यूअल जो है, NTPC का एक वैकेंसी आया हुआ था। सरकार उस वैकेंसी को लेके आती है 2019 में, अगस्त सितंबर के आसपास वैकेंसी आ जाता है, फॉर्म फिलअप कर दिया जाता है। उसके बाद कोविड आ जाता है। बच्चे कोविड के चक्कर में साइलेंटली हो जाते हैं, चलिए ठीक है, ये तो आपदा है। इसके बाद सब कुछ खोल दिया जाता है, लेकिन कोविड के अनुसार एग्ज़ाम नहीं कराए जाते। फिर सभी टीचरों को लगता है कि भाई हम खुद टीचर हैं, हमने एक ही NTPC के लिए बच्चों को कितना बार पढ़ाऊँगा। फिर बच्चों के लिए हम लोगों ने एक डिजिटल प्रोटेस्ट का मामला रखा। ट्विटर पर काफ़ी हैशटैग चला, बिल्कुल हैशटैग जस्टिस फॉर रेलवे एग्जाम। हाँ, तो गवर्नमेंट ने और जो है रेलवे बोर्ड ने, RIB ने क्या दे दिया, अपना नोटिस दे दिया कि मैं एग्ज़ाम लेने के लिए रेडी हूँ। चलिए, सब खुश हुए कि चलिए कम से कम जो फॉर्म भरते उसका एग्ज़ाम तो हो रहा है। एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर से एक ट्विटर पर आंदोलन चलाया जाता है रिजल्ट के लिए। अच्छा, वी वांट रिजल्ट। रिजल्ट भी आता है हम लोगों का, लेकिन रिजल्ट में इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी करप्शन देखी जाती है कि सारे युवाओं का दिल टूट जाता है। अब कुछ बच्चों का मैं दिखाऊंगा अगर आपको। कुछ बच्चे मेरे यहाँ मैसेज किए हैं
कि सर मेरा 74 नंबर है सर, मेरा नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं पढ़ाई छोड़ दे रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। और वो आंसू है, वो बूंदे जो गरीब माता पिता से निकल करके बच्चे शहर में आके पढ़ते हैं, पटना जैसे शहर में, सासाराम, बनारस जैसे शहरों में, उनके दुखों को देख के लगता है कि हमें भी अब पढ़ाना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं होता। रेलवे के अनुसार उन्हें 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट देने थे, गवर्नमेंट के अनुसार उन्होंने 20 गुना ज़्यादा रिजल्ट भी दिया है, लेकिन दिया किसको है? एक ही बच्चे को 4-4 पोस्ट के लिए एलिजिबल मान लिया गया। मतलब एक साथ एक ही बच्चे 4 में क्वालिफाई है, और इस तरह से टोटल मिला के 11 गुना लगभग रिजल्ट होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर वो बच्चा सभी पोस्टों में क्वालिफाई हो गया है, CBT 2 में भी, तो क्या सरकार उसे 4 पोस्ट की सैलरी देगी? क्या सरकार उस बच्चे को 4 पोस्ट पे प्रेफरेंस देगी? अगर नहीं दे सकती तो क्राइटेरिया बांटना चाहिए था बच्चों का। अगर अब दूसरी चीज़ें, अगर बच्चा फर्स्ट पोस्ट के लिए क्वालिफाई है तो उसे एलिजिबल मान के पहले पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दो। आप ये कर सकते थे कि एक सुपर एग्ज़ाम ले सकते थे। ज़्यादा दिक्कत हुई तो अगर वो बच्चा CBT 2 में क्वालिफाई नहीं हुआ तब, लेकिन आप नंबर वाइज कर देते, क्राइटेरिया कर देते कि भाई इतना से इतना पोस्ट 1 के लिए, इतना से इतना पोस्ट 2 के लिए कट ऑफ, इतना से इतना पोस्ट 3 के लिए कट ऑफ, फिर बच्चे का नंबर के अनुसार आप प्रेफरेंस डलवा देते। हम उन युवाओं के साथ तो कम से कम इंसाफ कर पाते जिन्होंने काफ़ी 2.5 साल मेहनत और मशक्क़त के बाद NTPC का एग्ज़ाम दिया था। अब वो युवा आज रो रहे हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि आखिर हमारा 4 पोस्ट दिए हैं तो हम 4 में परीक्षा देंगे। मतलब एक युवा 4 बार एग्जाम देने जाएगा, लेकिन 4 युवा उस एग्जाम को नहीं दे सकते। ये किस तरह की नाइंसाफी है युवाओं के साथ? बिल्कुल, और ऐसा असमंजस में फंसे हैं सभी लोग कि माइक जाते ही बरस पड़ रहे हैं सभी लोग। अभी तो बच्चे नहीं मिले हमको, क्योंकि अभी कोरोना का समय है, बच्चे अपने अपने घरों में तैयारियां कर रहे हैं, और तैयारियां डिजिटल प्रोटेस्ट पे भी चल रही हैं। बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं RRB को लेकर के। सर मेरा एक और सवाल होगा, जैसा कि और एक चीज़ देखा जा रहा है, जैसे कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं और जो बच्चे 12th में हैं, तो उन लोगों दोनों का एग्ज़ाम एक साथ ही लेने की बात भी सामने आ रही है। इस पे आप क्या कहें? जी हाँ, CBT 1 में आपने एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया और उस एक एग्ज़ाम में एक साथ सभी को बैठा दिया। ये कैसे पॉसिबल है? एक ग्रेजुएट बच्चा का तुलना आप इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? आप एक तरह ये दिखाते हैं कि हायर एजुकेशन इज़ नेसेसरी, तो हायर एजुकेशन के लिए पोस्ट लाए हैं तो आपको हायर एजुकेशन का एग्ज़ाम भी अलग लेना चाहिए ना। अब बताइए, आप PhD के बच्चों को बैठा देंगे फर्स्ट फेज में इंटर और 10th के बच्चों के साथ, ये उसके साथ तो नाइंसाफ़ी है, उसके उम्र के साथ और उसके एजुकेशन के साथ नाइंसाफ़ी है। और इसमें हुआ भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेजुएट बच्चे थे वो क्वालिफाई कर गए हैं, इंटर वाले अभी तो नए हैं बेचारे। तो दोनों को संतुलन बना के चलना चाहिए था। हमें पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार 2 चरण में एग्ज़ाम लेना था। फर्स्ट उनके लिए जो ग्रेजुएट हैं, सेकंड उनके लिए जो इंटरमीडिएट हैं। बिल्कुल, तो ठीक है। सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां आपको हम सुना रहे हैं सर के मुखारबिंद से, इसलिए हम कम बोल रहे हैं, क्योंकि सर लगातार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर समस्याओं को बड़ा करीब से देख रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। हम समस्याओं को करीब से देखने के लिए आते हैं कि क्या समस्याएं हैं, और यहाँ पे बैठ के समझते हैं, उसके बाद बोलना शुरू करते हैं। लेकिन सर को इन्हीं सभी चीज़ों में अपना जीवन गुजारना है। अभी तक सर का करियर भी इन्हीं सभी चीज़ों में होते आया है। सर एक सवाल हम आपसे ये करेंगे कि RRB का जो ये रिजल्ट आया है, ये अफरा तफरी जो मची है, इसके पहले ऐसा तो कुछ असंतुलन नहीं दिख रहा था रिजल्ट में या फिर एग्जामिनेशंस में? नहीं, इसके पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसके पहले हम कह सकते एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में डिले हो सकता था, रिजल्ट आने में डिले हुआ था, लेकिन बच्चे संतुष्ट थे कि चलो हो तो रहा है। और पूरे जद्दोजहद के बाद पूरे सख्ती से बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, ये सोच करके कि हम कम से कम क्वालिफाई तो होंगे। अरे भाई, आप नौकरी नहीं दे रहे हो, आप उस बच्चों का मनोबल तो तोड़ दिए जिसने CBT 1 में 74 लाने के बाद भी CBT 2 के लिए तैयार नहीं हो पाया। आपका जो रिजल्ट बनाने का प्रोसीजर है वही पता नहीं चल रहा है, कैसे आप रिजल्ट बना रहे हैं। बिल्कुल, आपका क्या प्रेफरेंस है, आप कैसे अपने यहाँ मार्किंग कर रहे हैं, किस बच्चे का किस बेसिस पर मार्किंग। किसी का 104 चला गया, एक बच्चा आके हमको दिखा रहा है कि सर 104 गया है मेरे यहाँ,
तो ये तो विषय आरटीआई का है, आप लोग आरटीआई फाइल जी, करके जी। मांग सकते हैं कि हम क्या RTI डाल क्या दिए हैं। मार्किंग का स्कीम रहा है। जी बिल्कुल, हमने आरटीआई डाला हुआ है, अभी परसों ही हमने आरटीआई डाला है रिजल्ट के बाद। और देखिए जितना जल्द आ जाता है मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँगा उस आरटीआई को लेकर के। बिल्कुल। ठीक है। तो आप सुन रहे थे सर को, सर ने सारी समस्याएं बड़ा ही बखूबी तरीके से और बड़ा ही अच्छे तरीके से रखी हैं। और युवाओं के साथ देखिए ये सरासर नाइंसाफ़ी है। बच्चे एक तो तैयारी कर रहे हैं, आप या तो बच्चों को तैयारी ही करवाइए या तो बच्चों से प्रोटेस्ट ही करवा लीजिए, दोनों में से एक ही काम बच्चे करें। अब जब बच्चे दोनों काम करेंगे तो फिर बच्चों के साथ दिक्कतें होंगी ही होंगी। अब बच्चे पूरा जीव जान लगा करके पटना बनारस घूम घूम करके तैयारी कर रहे हैं कि हमारी नौकरी हो जाए, रेलवे में हो जाए, बैंक में हो जाए, या फिर और भी जहाँ जहाँ नौकरियाँ दी जा रही हैं सरकार के द्वारा। लेकिन अब बच्चों को ये कहाँ पता चल पाता है कि नौकरी के लिए सिर्फ और सिर्फ तैयारी ही नहीं ज़रूरी है, नौकरी के लिए प्रोटेस्ट भी करने आना चाहिए। आपको ट्विटर पे एक आध अकाउंट भी होना चाहिए ताकि हैशटैग ट्रेंड कराया जा सके। बिल्कुल हाँ, अगर आप रोड पे आकर के सरकार का विरोध करेंगे तो एक तो आपका कोरोना काल में उल्लंघन माना जाएगा। बाय द वे, अगर आपका खुला भी होता है पूरा सिस्टम तब भी आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो बड़ी डंडे से पीटा जाता है। बड़ा नाइंसाफी है। जो मूल अधिकार का हनन की हम लोग बात करते हैं कि शांतिपूर्वक ढंग से हम धरने देने जाएं, आजकल शांतिपूर्वक रहा ही नहीं। अगर बच्चा शांतिपूर्वक ढंग से धरना भी देता है तो उसे आक्रोशित कर दिया जाता है ताकि वो कुछ गलत कदम उठा ले और सरकार या प्रशासन को ये मौका मिले कि यह धरना शांतिपूर्ण नहीं था और हमने इसलिए इन पर हमला किया। तो बच्चा पहले तो प्रोटेस्ट करे, इसके बाद परीक्षा दे, फॉर्म भरे, उसके बाद अपने एग्ज़ाम कराने के लिए एक क्या है सरकार से प्रोटेस्ट करे, फिर एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करे, रिजल्ट के बाद फिर से प्रोटेस्ट करे कि यह प्रक्रिया गलत है। प्रक्रिया जानने के लिए आरटीआई फॉर्म भरता फिरेगा यदि बच्चा, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म ही मत भराइए। यहाँ पे आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि लोगों का कहना है, हम ऐसे ही नहीं सर के पास पहुँचे हैं, बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आया हमारे पास कि क्या ये माजरा है, समझ में नहीं आ रहा है हमको। लेकिन कोरोना काल था, हम बच्चों से तो मुलाकात नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने सर से मुलाकात की और ज़रा समझने का प्रयास किया कि आखिर माजरा क्या है। तो माजरा ये सामने निकल के आता है कि मार्क्स कैसे दिए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। और ग्रेजुएशन के बच्चे हों या फिर इंटर के बच्चे हों, सभी लोग CBT 1 में एक साथ एग्ज़ाम देते हैं और बहुत अच्छे से ये प्रक्रिया किसी को समझ में नहीं आ रही है। इतनी अच्छी प्रक्रिया हम और भी लोगों से और भी शिक्षकों से इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। एक बिंदु एक बात और कहनी थी कि देखिए बहुत सारा हम लोग डिजिटल है और न्यूज़ के माध्यम से ही आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की हक की लड़ाई अब न्यूज़ की लड़ाई रह गई है। दूसरी चीज़ें, एक मेरे दिल में कसक ये रहती है कि एक बच्चा अभी एग्ज़ाम देने कहीं जाता है, सेंटर पे जाने के बाद उसे पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बिल्कुल। कुछ बच्चों को मैंने खुद पैसा दिया कि लो एग्ज़ाम के लिए पैसे नहीं है, जाओ। उन घर में क्या गुजरती होगी जिनका आप अहमदाबाद और चेन्नई भेज देते हैं और वहाँ जाने के बाद पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबल कुल मिला के है कौन? इन युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? और अगर सरकार कहती है कि हम युवाओं की सरकार है तो फिर रिस्पॉन्सिबलों को, दोषियों को सजा क्यों नहीं? आप रिजल्ट सही समय पे दे दे। युवा नहीं कहता मुझे नौकरी दे दो, भैया आप परीक्षा सही समय पर लो, रिजल्ट सही समय पे दो, प्रक्रिया सही लगाओ। नहीं होगा मैं अगले चरण के लिए फिर से कमर कस के लग जाऊंगा। ये तो योद्धा हैं, हमारे युवा आज के डेट में योद्धा हैं। और ये योद्धा इतने ज़्यादा जुनूनी हैं, इतने ज़्यादा जुनूनी है कि कई वर्षों तक, 7-7 वर्षों तक वो घर से दूर वनवास काटते हैं। और इनका वनवास शायद राजा रामचंद्र से भी ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी सीता कहाँ है और मेरा रिजल्ट ये है कि मैं उन्हें मार के ला सकता हूँ। लेकिन इन्हें ये भी तो पता नहीं कि मेरा लक्ष्य कहाँ है। बिल्कुल। जिस लक्ष्य को बना के चल रहे हैं उस लक्ष्य का प्रक्रिया क्या है, ये सरकार उस प्रक्रियाओं को ही तोड़ देती है। तो बस इतनी सी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए भी कहना चाहूँगा कि कसक न कर मेरे यार, अभी और भी जीत बाकी है, लड़ने हैं अंधेरी रातों से, तब जाके नौकरी मिलनी बाकी है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और बड़ा ही अच्छा लगा। क्योंकि होता है कि जब जो लोग तैयारी करते हैं, करवाते हैं, उन लोग थोड़ा सा मतलब कि ऐसे किस्म के होते हैं कि उनके साथ बैठिएगा तो बड़ा बोर फील होगा। बैठेंगे तो रीजनिंग बना रहे हैं, हम ही देख रहे हैं चुपचाप। लेकिन यहाँ पे सर के साथ हम 10 मिनट बैठे, 2-4 शायरियाँ भी हम सुने ऑफ कैमरा, तो और भी अच्छी अच्छी शायरी सर कहते हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हम इस मुद्दे को आगे भी बढ़ाते रहेंगे और युवाओं के साथ सरकार रहे या ना रहे, हम और हमारा चैनल जरूर रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।